माननीय मोदी जी की लहर दिखाई पड़ती है। बोलना तो पड़ेगा ना। राज्य बदल जनतेच्या मनामध्ये भगवा रुजवा, पण कायद्याने अजून नाहीये। नमस्कार, मैं हूं साहिल जोशी। चुनाव वालारे में आपका स्वागत है। पहली खबर मुंबई से। जो खबर मुंबई तक ने आपको 2 दिन पहले दी थी। फिल्म स्टार उर्मिला मातोंडकर ने अधिकृत रूप से अब कांग्रेस में प्रवेश कर लिया है। कांग्रेस में प्रवेश करने के पहले दिल्ली में उर्मिला मातोंडकर ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी से मुलाकात की और उसके बाद रणदीप सुरजेवाला, मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष मिलिंद देवरा और मुंबई कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष संजय निरुपम के साथ मीडिया को भी संबोधित किया। मीडिया को संबोधित करते हुए उर्मिला मातोंडकर ने साफ शब्दों में कहा कि वो टिकट पाने के लिए या सिर्फ चुनाव के चलते कांग्रेस में प्रवेश नहीं कर रही है, तो वो कांग्रेस की आइडियोलॉजी में विश्वास रखती है और यहाँ पर वो लंबी पारी खेलने के लिए आई हुई है, यानी सोच समझकर वो राजनीति में आई है। ये बात उन्होंने बार बार साफ की। उसके साथ साथ उन्होंने इस बात पर भी कटाक्ष डाला कि जिस तरीके से देश में आज के हालात है, उसके चलते उनको लगा कि अब राजनीति में जाना जरूरी है और इसीलिए वो विपक्षी पार्टी में शामिल हो रही है, जो पार्टी सत्ता में फिलहाल नहीं है। माना यह जा रहा है कि उर्मिला मातोंडकर को मुंबई से यानी उत्तर मुंबई लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस चुनाव मैदान में उतारना चाहती है। दरअसल ये सीट बीजेपी का गढ़ माना जाता है, जहां पर पिछले 2014 के चुनाव में संजय निरुपम 4.5 लाख वोटों से मात खा चुके थे। अब वहां पर उर्मिला मातोंडकर को शायद उतारा जाएगा। अभी तक उनकी उम्मीदवारी का अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, लेकिन कुल मिलाकर उर्मिला मातोंडकर इसी तैयारी में कांग्रेस में आई है कि उन्हें चुनाव मैदान में उतरना है। उत्तर मुंबई की सीट कांग्रेस के लिए काफी मुश्किल भरी सीट मानी जाती है। इस चुनाव क्षेत्र में हर तबके के लोग रहते हैं, उसके साथ साथ मराठी, उत्तर भारतीय, मुस्लिम, गुजराती, राजस्थानी और तमाम तरीके के लोग, यानी कॉस्मोपॉलिटन कल्चर का मतदार संघ यानी चुनाव क्षेत्र ये माना जाता है। ऐसे में उर्मिला मातोंडकर की लड़ाई मौजूदा सांसद और बीजेपी के अभी के सांसद गोपाल शेट्टी के साथ होगी। यह लड़ाई काफी दिलचस्प हो सकती है, लेकिन उसके लिए हमें कुछ दिनों का इंतजार करना होगा। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी में भी फिल्मी सितारों का आना चल ही रहा है। हमने देखा कि कल जया प्रदा, जो समाजवादी पार्टी में अमर सिंह के साथ सांसद थी, उन्होंने भी समाजवादी पार्टी छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर ली है और वो चुनाव मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है और वो आजम खान के खिलाफ चुनाव लड़ेगी। तो वहीं दूसरी तरफ भोजपुरी स्टार्स को भी बीजेपी ने पार्टी में शामिल कर लिया है। उसमें पहला नाम है रवि किशन, जो भोजपुरी फिल्मों के बड़े स्टार माने जाते हैं और माना जा रहा है कि वो जौनपुर से चुनाव लड़ेंगे। और दूसरा नाम है दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ, वो आजमगढ़ से चुनाव लड़ेंगे। आजमगढ़ में अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष चुनाव लड़ रहे हैं और उनके खिलाफ एक यादव कैंडिडेट के रूप में दिनेश लाल यादव को उतारा जाएगा। कुल मिलाकर यह भी लड़ाई काफी दिलचस्प होगी, क्योंकि रवि किशन इससे पहले कांग्रेस से टिकट मांग चुके थे। वो कानपुर या जौनपुर से चुनाव लड़ना चाह रहे थे, लेकिन कांग्रेस ने उनको टिकट नहीं दिया था। उसके बाद वो बीजेपी में ज्वाइन कर चुके हैं और अब जौनपुर से टिकट लेकर बीजेपी के उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। अब तीसरी खबर औरंगाबाद से, यानी महाराष्ट्र के औरंगाबाद से। आपने जरूर सुना होगा कि कुर्सी के लिए नेता पार्टी बदल लेते हैं, लेकिन महाराष्ट्र में एक ऐसे नेता है जिन्होंने पार्टी छोड़ी तो कुर्सियां भी साथ में लेकर चले गए। हम बात कर रहे हैं औरंगाबाद से कांग्रेस के विधायक अब्दुल सत्तार की। अब्दुल सत्तार दरअसल चाह रहे थे कि कांग्रेस से उन्हें औरंगाबाद से टिकट मिले, लेकिन पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया। उसके बाद गुस्साए अब्दुल सत्तार ने, जो महाराष्ट्र में मंत्री भी रह चुके हैं, उन्होंने पार्टी छोड़ने का ऐलान किया। लेकिन पार्टी तो छोड़ी, उसके साथ साथ औरंगाबाद जिले के पार्टी दफ्तर से सारी कुर्सियां लेकर भी वो चले गए। जब उनको पूछा गया कि पार्टी दफ्तर से कुर्सियां ले जाने का क्या मतलब है, तो उनका यह कहना था कि ये कुर्सियां उन्होंने पार्टी को एक गिफ्ट के तौर पर दी थी और जब वो पार्टी छोड़ रहे हैं तब अपनी कुर्सियां भी साथ में ले जाना चाहते हैं। राहुल गांधी ने न्याय योजना की घोषणा की थी, जिसके तहत 72,000 रुपए सालाना गरीब तबके के लोगों को दिए जाएंगे। उस पर बीजेपी पहले से ही हमला बोल चुकी है और अब मायावती भी बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस को लपेटे में ले रही है। उनका यह कहना है कि यह छलावा है और धूल झोंकने का प्रयास है। दरअसल मायावती आजकल ट्वीट कर अपनी बातें लोगों के सामने रखने की कोशिश कर रही है। हाल ही में मायावती ने ट्विटर ज्वाइन किया था और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की बजाय ट्वीट कर वो अपनी बात लोगों के सामने रख रही है। तो उन्होंने ये ट्वीट किया था कि सत्ताधारी बीजेपी का कांग्रेस पार्टी पर आरोप है कि उसका गरीबी हटाओ 2 का नारा चुनावी धोखा है। ये सच है, परंतु क्या चुनावी धोखा और वादा खिलाफी का अधिकार केवल बीजेपी के पास ही है?
गरीबों, मजदूरों, किसानों आदि की हितों की उपेक्षा के मामले में दोनों ही पार्टियां एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। दरअसल मायावती बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही से दूरी बनाए रखना चाहती है और इसी के चलते हमने देखा कि कांग्रेस कोशिश कर रही है कि प्रियंका गांधी की यात्रा के जरिए एक बार फिर दलित और मुस्लिम वोटों को कांग्रेस के पास ले आ सके। उसके साथ साथ प्रियंका गांधी ने चंद्रशेखर आजाद से की हुई मुलाकात भी मायावती के गले नहीं उतर रही और इसी के चलते वो हर उस योजना पर अपनी बातें रख रही है जो उनको लगता है कि कांग्रेस को फायदा पहुंचा सकती है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने एक बड़ा बयान दिया है। उनका यह कहना है कि अगर पार्टी कहें तो वो चुनाव मैदान में उतरने को तैयार है, यानी पार्टी की उम्मीदवार के रूप में चुनाव मैदान में उतरने को तैयार है। इससे पहले जब उन्हें महासचिव पद दिया गया उसके बाद यह कहा गया था कि उन पर पूर्वी उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी है और प्रियंका गांधी ने भी यह बात साफ की थी कि वो चुनाव प्रचार करेंगी लेकिन किसी भी तरीके से चुनाव मैदान में नहीं उतरेगी एक उम्मीदवार के तौर पर। उसके बाद रायबरेली सीट पर सोनिया गांधी और अमेठी सीट पर राहुल गांधी का प्रचार भी उन्होंने शुरू कर दिया था। लेकिन अब जब उनको पूछा गया तब उन्होंने कहा कि हां, अगर पार्टी कहे तो वो चुनाव मैदान में एक उम्मीदवार के तौर पर उतर सकती है। हालांकि कांग्रेस के लिए काफी मुश्किल होगा कि उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी के लिए कोई चुनाव क्षेत्र ढूंढ कर निकाले, क्योंकि उत्तर प्रदेश में वैसे ही कांग्रेस की हालत खस्ता है और प्रियंका गांधी को लाया ही इसलिए गया है ताकि पूर्वी उत्तर प्रदेश में 2009 की स्थिति में कांग्रेस को लाकर वो रख सके। 2009 में कांग्रेस ने 21 सांसद उत्तर प्रदेश से दिल्ली भेजे थे, जिसमें से 16 सांसद उस वक्त कांग्रेस के 16 सांसद उस वक्त पूर्वी उत्तर प्रदेश से आए थे और इसीलिए पूर्वी उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी प्रियंका गांधी को महासचिव के रूप में दी गई है। लेकिन अब अगर प्रियंका गांधी चुनाव प्रचार के साथ साथ चुनाव मैदान में भी उतरती है तो कांग्रेस के लिए स्टार कैंपेनर ढूंढना मुश्किल हो सकता है।